तो जेवर उड़ान भरने के लिए तैयार है और नोएडा वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जहां पर आज ट्रायल होना है। 17 अप्रैल 2025 को पहली कमर्शियल फ्लाइट यहां से उड़ान भरने वाली है। 6000 हेक्टेयर एरिया में 2 टर्मिनल वाला ये एयरपोर्ट होगा और इस एयरपोर्ट के 2 टर्मिनल्स होंगे। 29,650 करोड़ की लागत से इस एयरपोर्ट को तैयार किया जा रहा है। देश का पहला एयरपोर्ट जहां पर मल्टी मॉडल कार्गो हब भी होगा। एयरपोर्ट पर 186 हवाई जहाज की पार्किंग होगी। 4 फेज में 2 रनवे तैयार होंगे जहां से फ्लाइट्स आपको उड़ान भरती हुई नजर आने वाली हैं और 2 रनवे तैयार करने के लिए जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 4 फेजेस होंगे। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं 2 मिनट में दुनिया के जरिए। रूस पहुंचे सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और रूस ने असद और उनके परिवार को मॉस्को में शरण दी। सीरियाई विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जे के बाद कर्फ्यू की घोषणा की। 13 घंटे का कर्फ्यू लगा। दमिश्क के लोगों ने कर्फ्यू का पालन किया। दुकानें बंद रही, सड़कें सुनसान रही। सीरिया में विद्रोहियों के हमले में 910 लोगों की मौत, 138 नागरिक और 380 सीरियाई सैनिक सहयोगी लड़ाके, 392 विद्रोही शामिल। रूस ने सीरिया पर यूएनएससी की बैठक बुलाने की मांग की है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS के हवाले से ये खबर है। दमिश्क पर कब्जा करने के बाद हवाई हमले के बाद दमिश्क में इमिग्रेशन और पासपोर्ट की इमारत में लग गई आग। इजरायली सेना ने हमले से किया इनकार। सीरिया के सेडनिया जेल में घुसे विद्रोही, कैदियों को कराया रिहा। कैदियों ने जेल के बाहर लगाए सीरिया की आजादी के नारे। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन पर बोला धावा, लोग लूट कर ले गए फर्नीचर, असद का निजी सामान। राष्ट्रपति भवन अल रावदा के अंदर लोग घूमते और वीडियो बनाते हुए भी नजर आए। मैनचेस्टर और लंदन में सीरियाई लोगों ने असद की सरकार के पतन का जश्न मनाया। सीरियाई झंडा लहराते हुए लोगों ने जश्न नजरें बनाए हुए हैं, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें उनके इस दौरे पर है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस पर आप इस खास रिपोर्ट को देखिए। मालदीव के बाद बांग्लादेश की बारी। भारत ने कर ली पूरी तैयारी। एस जयशंकर का प्लान। खत्म होगा बांग्लादेश में घमासान। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के बीच विदेश मंत्रालय एक बार फिर अब एक्टिव हो चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जयशंकर की छवि मोदी सरकार के ट्रबल शूटर के रूप में बन चुकी है। बात चाहे मालदीव के साथ रिश्तों में तल्खी की हो या चीन के साथ सीमा विवाद की, जयशंकर ने हर मुद्दे पर खुद को साबित किया है। जयशंकर ने यह दिखाया है कि किस तरह से कूटनीतिक के मोर्चे पर देश को संकट से बाहर निकालना है। यही वजह है कि पीएम मोदी एस जयशंकर पर इतना भरोसा करते हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले देश और दुनिया में चर्चाओं के विषय में बने हुए हैं। इसके साथ ही भारत ने इस मुद्दे पर अपनी आपत्ति भी जाहिर की है। अब विदेश मंत्रालय ने इस दिशा में अहम पहल की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की यात्रा हाल के महीनों में किसी भी भारतीय अधिकारी की पहली बड़ी यात्रा होने वाली है। अपनी यात्रा के दौरान मिस्री अपने बांग्लादेशी समकक्ष से मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में चर्चाएं संभव है। ये यात्रा उस समय हो रही है जब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक पर लगातार हमले हो रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इसीलिए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मिस्री अपनी बैठकों के दौरान हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी सहित इन मुद्दों को उठा सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के आने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में असहजता देखने को मिल रही है। एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनातनी देखने को मिली। पिछले कुछ महीनों में वहां हिंदू समेत दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों पर हिंसक हमले हो रहे हैं। इसे लेकर भारत बार बार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दे रहा है। ऐसे में अब विदेश मंत्रालय इस संकट को सुलझाने में एक्टिव हो गया है। यही वजह है कि
विक्रम मिस्री की बांग्लादेश की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कई मायनों में देखा जाए तो विदेश सचिव की बांग्लादेश की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में जिस तरीके से भारत का मिशन बांग्लादेश है, उसमें आप लोगों के लिए ये जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं वो किस तरह के हैं, चाहे वो व्यापार को लेकर हो या फिर मित्रता को लेकर ही क्यों ना हो। भारत बांग्लादेश के बीच जो ट्रेड होता है वो दरअसल यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए जो एक्सपोर्ट होता है भारत से बांग्लादेश, वो करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का माल एक्सपोर्ट होता है, बिजनेस होता है। भारत टोटल एक्सपोर्ट 38 लाख करोड़ रुपए का करता है। बांग्लादेश टोटल एक्सपोर्ट में बांग्लादेश का जो हिस्सा है वो मात्र 3% का हिस्सा है। 1.25 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया जाता है। ये इंपोर्ट हम आपको बता रहे हैं जो व्यापार होता है। बांग्लादेश टोटल इंपोर्ट जो होता है वो 6.5 लाख के आसपास। टोटल इंपोर्ट में भारत का हिस्सा अगर बात करें, जो हिस्सेदारी है वो 16.7% की है, मात्र 16.7% की। ये टोटल इंपोर्ट में भारत का हिस्सा है। और आइए अब रुक करते हैं महिमा का। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको यूपी से जुड़ी हुई बताएंगे। अयोध्या, काशी, मथुरा, संभल के बाद अब विवाद और ज्यादा बढ़ गया है और इस बार विवाद जौनपुर के अटाला मस्जिद से जुड़ा हुआ है। दरअसल हिंदू वाहिनी नाम के एक हिंदू संगठन की तरफ से याचिका दायर की गई है और ये दावा किया गया है कि मस्जिद पहले मंदिर था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करते हुए नजर आएगा और ये देखेगा कि क्या ये याचिका सुनवाई योग्य है भी या नहीं है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। यूपी के जौनपुर में यही अटाला मस्जिद है जिसका विवाद हाई कोर्ट पहुंचा और मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया गया। इससे पहले इसी साल मई में जौनपुर जिला कोर्ट इस केस की सुनवाई का आदेश अब दे चुका था, जिसमें हिंदू पक्ष का दावा था अटाला मस्जिद अटाला मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। जिस जगह पर मस्जिद है वहां पहले अटाला देवी का मंदिर था। अटाला देवी के मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद्र राठौर ने करवाया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया और इसी दावे के आधार पर हाईकोर्ट में मस्जिद के अंदर पूजा अर्चना की मांग की गई। अटाला मस्जिद ASI संरक्षित स्मारक है, जिसके हिंदू मंदिर होने की याचिका जिला कोर्ट में दायर हुई तो मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां कहा गया कि विवादित इमारत हमेशा से मस्जिद की रही है, ये कभी दूसरे धर्म के कब्जे में नहीं रही। निर्माण के बाद अटाला मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं, लेकिन अटाला मस्जिद है या मंदिर, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट को तय करना है और ये विवाद सुनने लायक है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जौनपुर के अटाला मस्जिद को लेकर विवाद लगातार जारी है और मस्जिद के निर्माण की अगर बात की जाए, जो दावा किया जा रहा है वो आपको बता दें। 1393 में फिरोज शाह ने इसका निर्माण करवाया था। मस्जिद तुगलक शैली में बनी हुई है। 1408 में इब्राहिम शर्की ने मस्जिद निर्माण पूरा किया था और मस्जिद की अगर बात करें तो 177 फीट के प्रांगण के चारों तरफ पार्श्व तैयार है और इसके हर तरफ ही दरवाजे बने हुए हैं। मस्जिद में उत्तर और दक्षिण में गुंबद भी बने हुए हैं और पश्चिमी भाग की अगर बात करें तो मेहराब और मिंबर के साथ प्रार्थना कक्ष भी इस मस्जिद में है। अब पूर्वी भाग की अगर बात करें तो एक विशाल सजावटी कक्ष भी यहाँ पर है और उत्तर और दक्षिण में भी प्रवेश द्वार इस मस्जिद में है। मस्जिद का द्वार 75 फीट ऊंचा और 55 फीट चौड़ा है। इसके अलावा अंदर एक धंसा हुआ मेहराब भी है। मस्जिद का हॉल 3 मंजिल का बना हुआ है। इस मस्जिद को लेकर के जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हॉल में खूबसूरत मेहराबें भी फिलहाल बनी हुई है। 631 साल पुरानी अटाला मस्जिद है और इसको लेकर के अभी विवाद काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और आइए अब मध्य प्रदेश से खबर आपको बताते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो पिता के रिश्ते को शर्मसार कर देती है। यहां पर एक बेटी बीमार होती है। बेटी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय पिता उसे ठीक करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेता है और फिर बेटी की मौत हो जाती है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अंधविश्वास ने छीन ली बेटी की सांसें। पिता ने बेटी को मार डाला।
वो चीखती रही, पापा मत मारो। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में अंधविश्वास के चलते